नमस्कार। आशुतोष सर की क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी में सहायक मैं एक वीडियो दे रहा हूं। इस वीडियो में समय और दूरी चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का सरल और आसान हल विस्तार पूर्वक समझाकर दे रहा हूं। ये सभी प्रश्न यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पी और क्यू के बीच चलने की दर का अनुपात 4:7 है। अगर एक दूरी को तय करने के लिए पी द्वारा लिया जाने वाला समय 56 मिनट है, तो उसी दूरी को तय करने के लिए क्यू द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। एक कंसेप्ट, जब दूरी स्थिर हो। इस कंसेप्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि दूरी कांस्टेंट हो, अन्यथा ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा। तो जब दूरी स्थिर हो तो समय के बीच अनुपात चाल के बीच अनुपात का व्युत्क्रमानुपात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रश्न में दिया गया है कि P की चाल और Q की चाल के बीच अनुपात 4:7 है। तो एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए P और Q के समय के बीच अनुपात ज्ञात करेंगे। तो कंसेप्ट के अनुसार अगर P की चाल 4 है तो एक निश्चित दूरी को तय करने में P का जो समय होगा वो 4 का व्युत्क्रमानुपात होगा। तो 4 का व्युत्क्रमानुपात होता है 1/4। इसी तरीके से Q की चाल 7 है तो इसका व्युत्क्रमानुपात होगा 1/7। तो एक निश्चित दूरी को तय करने में P के समय और Q के समय के बीच अनुपात 1/4:1/7 होगा। अब हम लोग इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो 7:4। तो इस प्रकार P के समय और Q के समय के बीच अनुपात 7:4 होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक निश्चित दूरी को तय करने में P 7x मिनट का समय लेता है तो Q उसी दूरी को तय करने में 4x मिनट का समय लेगा। प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि P एक निश्चित दूरी को तय करने में 56 मिनट का समय लेता है। तो P का समय 7x बराबर 56 मिनट होगा, तो x बराबर 8 होगा। तो अब हमें ज्ञात करना है कि उसी दूरी को तय करने के लिए Q कितना समय लेगा। तो Q 4x समय लेगा। तो Q का समय होगा 4x और हम लोग x की जगह x की वैल्यू 8 को पुट कर देंगे। तो 4 × 8 बराबर 32 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि जिस दूरी को P 56 मिनट में तय करता है उसी दूरी को Q 32 मिनट में तय करेगा। और इस प्रकार हमारा आंसर C होगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित समय में एक ट्रेन ने X से Y तक और वापस X तक की यात्रा की। लेकिन अगर ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से X से Y तक की यात्रा कर रही होती और वापस Y से X तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो यह 4 घंटे अधिक लेती। X और Y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि X और Y के बीच दूरी d किलोमीटर है। एक ट्रेन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से X से Y तक जाती है और मुड़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Y से X की ओर वापस लौट आती है। तो ट्रेन को X से Y तक और Y से X तक
आने और जाने में कुल कितना समय लगा, हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ट्रेन को कुल कितना समय लगा, तो ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x से y तक d किलोमीटर की दूरी तय की। तो जाते समय ट्रेन का समय होगा दूरी d बटे चाल 50। वापस लौटते समय ट्रेन की चाल 85 थी और दूरी भी d था। तो वापस लौटते समय ट्रेन का जो समय होगा वो होगा दूरी d बटे चाल 50। इस प्रकार ट्रेन के आने और जाने का जो समय होगा वो होगा d बटे 50 प्लस d बटे 50। तो हम इसे कह सकते हैं कि 2d बटे 50। 2 से 50 को काट देंगे तो ये कितना होगा 25, तो d बटे 25। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x से y तक d किलोमीटर की दूरी जाती है और y से x तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से d किलोमीटर की दूरी तय करके वापस प्रारंभिक स्थान पर लौट आती है। तो आने और जाने में ट्रेन को कुल कितना समय लगेगा, d बटे 25। अब प्रश्न में एक दूसरा कंडीशन दिया गया है, x से y के बीच दूरी d किलोमीटर है और ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x से y तक d किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद मुड़कर y से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से d किलोमीटर की दूरी तय करके वापस x पर लौट आती है। तो हम लोग ज्ञात करेंगे कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x से y तक जाने में और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से y से x तक वापस लौटने में ट्रेन को कुल कितना समय लगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से d किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी, d बटे 70, और y से x तक d किलोमीटर की दूरी को तय करने में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना समय लेगी, d बटे 30। इसके बाद 70 गुणे 30 हम लोग एलसीएम ले लेंगे। इसके बाद 70 से 70 कट जाएगा और 30 का गुणा d में होगा तो 30d। इसके बाद 30 से 30 कट जाएगा तो 70 का गुणा d में होगा तो 70d। तो 30 और 70 100 गुणे d बटे 70 गुणे 30। इसके बाद 100 का 2 जीरो 70 और 30 के एक एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार d बटे 21। यानी ट्रेन को x से y तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने और y से x तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटने में कुल d बटे 21 घंटे का समय लगेगा। तो प्रश्न कहता है कि दूसरे कंडीशन का जो समय है वो पहले कंडीशन के समय से 4 घंटे अधिक है। तो T2 माइनस T1 बराबर 4 घंटे। तो T2 बराबर d बटे 21 और T1 बराबर होगा d बटे 25। हम लोग करेंगे क्या कि एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 गुणे 25। तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा तो 25d और 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो 21d बराबर 4। तो 25d माइनस 21d बटे 21 गुणे 25 बराबर 4। तो 25 में से 21d को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 4d और बटे में 21 गुणे 25 बराबर 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 21 गुणे 25 का गुणा 1 से होगा। तो d बराबर होगा 21 गुणे 25 बराबर 525 किलोमीटर। यानी x से y तक की दूरी होगी 525 किलोमीटर और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी।
दो स्टेशन X और Y और दो ट्रेनें A और B हैं। स्टेशन X और Y के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। 210 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन A स्टेशन X से 5 घंटे में स्टेशन Y तक पहुंचती है। यदि ट्रेन B स्टेशन Y पर ठहरी हुई है और ट्रेन A 40 सेकंड में ट्रेन B को पार करती है तो ट्रेन B की लंबाई कितनी है? चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। स्टेशन X और स्टेशन Y के बीच 180 किलोमीटर की दूरी है। स्टेशन X पर ट्रेन A है और इसकी चाल v1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन A v1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी को तय करके स्टेशन Y पर पहुंचती है। ट्रेन A को स्टेशन Y पर पहुंचने में 5 घंटे का समय लगता है। तो हम लोग ट्रेन A की चाल निकालेंगे। तो हम सब जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ट्रेन A की चाल v1 बराबर होगा दूरी बटा समय बराबर 180/5, क्योंकि ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो ट्रेन A की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। प्रश्न आगे बढ़ता है। स्टेशन X पर ट्रेन A जिसकी लंबाई 210 मीटर है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन Y की ओर चलती है। स्टेशन Y पर एक दूसरी ट्रेन B है जिसकी चाल 0 है, अर्थात ये ट्रेन स्टेशन Y पर खड़ी हुई है और ट्रेन B की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं ट्रेन B की लंबाई x मीटर है। तो प्रश्न आगे बढ़ेगा। तो प्रश्न कहता क्या है कि ट्रेन A 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से Y स्टेशन पर खड़ी ट्रेन B को पार करती है। तो ट्रेन A ट्रेन B को जितने समय में पार करती है उसे हम क्रॉसिंग टाइम कहते हैं और ये क्रॉसिंग टाइम 40 सेकंड है, अर्थात ट्रेन A ट्रेन B को 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो क्रॉसिंग टाइम बराबर होता है दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल बटे दोनों ट्रेन अगर समान दिशा में जा रही हैं तो उनकी चाल का अंतर और विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी चाल का योगफल। फिलहाल अपने प्रश्न में दूसरी ट्रेन की चाल 0 है क्योंकि ये स्टेशन Y पर खड़ी है। तो दूसरी ट्रेन की जो चाल होगी वो 0 होगी। तो हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो क्रॉसिंग टाइम की जगह हम लोग रख देंगे 40 सेकंड। ट्रेन A की लंबाई दिया हुआ है 210 मीटर। ट्रेन B की लंबाई ज्ञात करना है बटे ट्रेन A की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ट्रेन B जो है वो खड़ी है इसलिए इसकी चाल 0 होगी। तो इस प्रकार हम इस समीकरण में वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्रॉसिंग टाइम बराबर 40 सेकंड, ट्रेन A की लंबाई 210 मीटर, ट्रेन B की लंबाई ज्ञात करना है। ट्रेन A की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन B स्टेशन पर खड़ी है इसलिए इसकी चाल 0। इसके बाद समय सेकंड में, लंबाई मीटर में, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए इसलिए हम 36 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करेंगे तो चाल मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। इसके बाद पूरा डिनोमिनेटर को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 210 मीटर प्लस x मीटर बराबर होगा
40 गुणे 36 गुणे 5/18। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 210 प्लस x बराबर 40 गुणे 36 गुणे 5/18। तो 18 दूनी 36, 5 दूना 10, 400। और x बराबर होगा 400 माइनस 210। तो जब हम 400 में 210 घटाएंगे तो 190 मीटर प्राप्त होगा। और इस प्रकार ट्रेन बी की लंबाई 190 मीटर प्राप्त होगी और हमारा आंसर होगा ए। दो स्टेशन ए और बी 138 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन सुबह 7:15 पर ए से शुरू होती है और बी की ओर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 8 बजे बी से शुरू होती है और ए की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच दूरी 138 किलोमीटर है। स्टेशन ए पर एक ट्रेन है और इसका नाम हम लोग एक्स रख लेते हैं। तो ट्रेन एक्स है और स्टेशन ए पर एक ट्रेन एक्स जो कि हम लोगों ने मान लिया है, यह ट्रेन स्टेशन बी की ओर चलती है और ट्रेन एक्स स्टेशन ए से सुबह 7:15 पर स्टेशन बी की ओर चलती है और ट्रेन एक्स की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टेशन बी पर एक दूसरी ट्रेन है और इसका नाम हम लोग वाई रख लेते हैं। तो स्टेशन बी से ट्रेन वाई स्टेशन ए की ओर चलती है और यह ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन बी से चलती है। ट्रेन वाई की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेशन ए से ट्रेन एक्स सुबह 7:15 पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी की ओर चलती है और स्टेशन बी से ट्रेन वाई सुबह 8 बजे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए की ओर चलती है। तो ये दोनों ट्रेन स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो हम मान लेते हैं कि दोनों ट्रेन ए और बी स्टेशन के बीच जिस स्थान पर मिलेगी वो स्थान पी है। तो स्टेशन ए से स्टेशन पी के बीच की दूरी को D1 किलोमीटर मान लेते हैं और स्टेशन बी से स्थान पी के बीच की दूरी को D2 किलोमीटर मान लेते हैं। अब एक कंसेप्ट, जब दो ट्रेन अलग अलग समय पर चलती हैं और मिलती एक ही समय पर हैं, तो जो ट्रेन बाद में चलती है, जैसे ट्रेन वाई ट्रेन ए की तुलना में बाद में चल रही है, तो जो ट्रेन बाद में चलती है वह मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में कम समय लेती है। हम मान लेते हैं ट्रेन वाई को मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में T घंटा लगता है। तो जो ट्रेन बाद में चलती है वो मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में कम समय लेती है और जो ट्रेन पहले से चलती है उसे मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है। कितना ज़्यादा समय लगता है? तो दोनों ट्रेन के प्रस्थान का अंतर, यानी 8 बजे और 7:15 के बीच में अंतर, तो ये अंतर होगा 45 मिनट।
तो कंसेप्ट कहता है कि दो ट्रेनें अलग अलग समय पर चलती हैं और मिलती एक ही समय पर हैं। तो बाद वाली ट्रेन टी घंटा लेगी, तो जो पहले से चल रही है वो टी से ज़्यादा समय लेगी। कितना ज़्यादा समय लेगी? तो दोनों के प्रस्थान का अंतर 45 मिनट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रेन वाई को मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में यदि टी घंटे का समय लगता है, तो ट्रेन यक्स को मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में टी से ज़्यादा समय लगेगा। कितना ज़्यादा समय लगेगा? तो दोनों ट्रेन के प्रस्थान समय का अंतर, और ये अंतर 45 मिनट का होगा। तो ट्रेन एक्स को मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में टी प्लस 45 मिनट का समय लगेगा। डायग्राम को देखने से एक बात स्पष्ट होती है कि D1 किलोमीटर और D2 किलोमीटर का योगफल 138 किलोमीटर होगा। हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो D2 बराबर भी चाल गुणे समय बराबर 138 किलोमीटर। तो V1 की जगह हम 24 किलोमीटर और समय की जगह t प्लस 45 रख देंगे, और V2 की जगह 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय की जगह t रख देंगे। तो वैल्यू को पुट करते हैं, तो V1 24 किलोमीटर प्रति घंटा और T1 t प्लस 45 मिनट, V2 गुणे T2 बराबर 138। अब ये तीन टर्म बन गए, इनमें कॉमन 6 है, तो 6 से भाग लगा दीजिए। 6 चौक 24, 6 छह के 36, और इसको भाग लगा दीजिए तो 23। तो 6 से भाग लगा देते हैं। इसके बाद 45 मिनट को 60 से भाग लगा देंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। 45/60, 15 से काट दें, 15 तियां 45, 15 चौक 60। तो इस प्रकार हमें एक नया समीकरण प्राप्त होगा। 4 ब्रैकेट में t 3/4 प्लस 6t बराबर 23। अब 4 का गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे 4t, और 4 से जब ये गुणा होगा तो 4 4 कट जाएगा, तो सिर्फ 3 6t बराबर 23। तो 6 4 10 बराबर क्या होगा? तो 10t बराबर 23 में से 3 घट जाएगा तो 20, तो t बराबर 2 घंटा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रेन वाई को सुबह 8 बजे से मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगेगा। अर्थात दोनों ट्रेनें एक ही समय पर मीटिंग पॉइंट पर पहुंच रही हैं, तो सुबह 8 बजे से 2 घंटा यानी कि सुबह 10 बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। तो दोनों ट्रेनों के मिलने का समय सुबह 8 बजे से 2 घंटा बराबर सुबह 10 बजे। तो दोनों ट्रेनें सुबह 10 बजे एक दूसरे से मिलेंगी, और इस प्रकार हमारा आंसर होगा ए। एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कुलाचे भरता है। अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलाचे भरने की आवश्यकता होगी ताकि उसके द्वारा तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो? चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। एक खरगोश ए से बी तक 6 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। खरगोश को
ए से बी तक की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो हम सब जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो खरगोश को ए से बी तक 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय बराबर होगा दूरी बटा 4 बराबर 6 बटा 3 बराबर 2 घंटे। यानी खरगोश को ए से बी तक 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लगेगा। प्रश्न आगे बढ़ता है, कहता है कि खरगोश अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से यात्रा करे ताकि संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। हम मान लेते हैं कि खरगोश अगले 3 घंटे में बी से सी तक डी किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इस दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लगेगा और खरगोश सी पॉइंट पर पहुंच गया और उसकी यात्रा समाप्त हो गई। तो प्रश्न कहता क्या है कि ए से सी तक की संपूर्ण यात्रा के दौरान खरगोश की औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा होने के वास्ते अगले 3 घंटे तक खरगोश को किस स्पीड से बी से सी तक की दूरी को तय करना है। तो प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। हम सब जानते हैं कि औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो खरगोश ए से सी तक की संपूर्ण यात्रा के दौरान खरगोश की औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, प्रश्न कहता है। तो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना होगा 6 किलोमीटर प्लस डी किलोमीटर, 6 प्लस डी बटे कुल समय। तो 6 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करता है और डी किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण यात्रा के दौरान अगर खरगोश की औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। और यहां से हम लोग निकालेंगे कि 3 घंटे में खरगोश ने कितनी दूरी चली। तो औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कुल दूरी 6 प्लस डी बटे कुल समय 2 प्लस 3। तो 2 प्लस 3 5 और 5 6 30। तो 6 प्लस डी बराबर 30, तो डी बराबर 24 किलोमीटर। यानी खरगोश बी से सी तक 24 किलोमीटर की दूरी तय की और इस दूरी को तय करने में खरगोश को 3 घंटे का समय लगा। तो प्रश्न यह है कि अगले 3 घंटे के दौरान खरगोश की गति कितनी होनी चाहिए। तो अगले 3 घंटे में खरगोश ने 24 किलोमीटर की दूरी तय की। तो अगले 3 घंटे के दौरान खरगोश की गति होगा, तो गति बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अगले 3 घंटे के दौरान खरगोश की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो अगले 3 घंटे के दौरान खरगोश की गति बराबर होगा 24/3 बराबर 8 किलोमीटर। और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वह बी होगा। 300 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। 220 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में जा रही है। ट्रेन बी ट्रेन ए के पिछले सिरे से 120 मीटर पीछे है। ट्रेन ए के बिल्कुल
बीच में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन बी कितना समय लेगी? चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। ट्रेन ए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। ट्रेन ए की लंबाई 300 मीटर है। ट्रेन ए के बीचों बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। इस कथन का अर्थ है कि इस व्यक्ति का और ट्रेन के अंतिम छोर से दूरी और इस व्यक्ति का ट्रेन के अगले छोर से दूरी इक्वल होगा और वह दूरी कितना होगा? 150 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति ट्रेन के बीचों बीच में बैठा हुआ है। सवाल आगे बढ़ता है। ट्रेन ए के पीछे एक दूसरी ट्रेन बी है जो ट्रेन ए की दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और ट्रेन बी की लंबाई 240 मीटर है। ट्रेन बी ट्रेन ए से 120 मीटर पीछे है। तो प्रश्न कहता क्या है कि ट्रेन बी ट्रेन ए के बीचों बीच में बैठे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? तो ट्रेन ए के बीचों बीच में जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसकी लंबाई को 0 माना जाता है। तो ट्रेन बी को इस व्यक्ति को पार करने के लिए कितनी दूरी चलनी होगी? तो ट्रेन बी को इस व्यक्ति को क्रॉस करने के लिए कितनी दूरी चलनी होगी? तो इसमें ट्रेन बी की लंबाई 240 मीटर प्लस 120 मीटर प्लस इस व्यक्ति का ट्रेन के आखिरी छोर से डिस्टेंस दूरी 150 मीटर, यानी ट्रेन बी को इस व्यक्ति को पार करने के लिए 240 मीटर प्लस 120 मीटर प्लस 150 मीटर बराबर 510 मीटर की दूरी तय करनी होगी और ये दूरी तय करके ट्रेन बी इस व्यक्ति को पार कर जाती है। तो प्रश्न ये है कि ट्रेन बी को व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो एक कंसेप्ट कि जब ट्रेन किसी वस्तु को पार करती है तो पार करने में लिया गया समय को क्रॉसिंग टाइम कहते हैं। क्रॉसिंग टाइम बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई बटे ट्रेन की चाल, और अगर वस्तु ट्रेन की दिशा में गति कर रही है तो उसकी गति को ट्रेन की गति में घटा देते हैं। तो L1 की जगह हम लोग जो है इस वैल्यू को पुट करेंगे 510 मीटर और L2 की जगह इस व्यक्ति की लंबाई 0 है तो 0 रखेंगे और ट्रेन बी की गति को V1 की जगह रखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति बैठा है लेकिन जिस ट्रेन में बैठा है उसकी गति को कंसीडर करेंगे। तो व्यक्ति की गति कितनी होगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन बी को इस व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय बराबर होगा ट्रेन के द्वारा चली गई कुल दूरी 510 मीटर प्लस व्यक्ति की लंबाई 0 बटे ट्रेन बी की चाल माइनस ट्रेन ए की चाल 60 माइनस 45। चूंकि लंबाई मीटर में है तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में होना होगा, इसलिए हम 60 में से 45 को घटाएंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा
और इसे 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो हमारा आंसर सेकंड में प्राप्त होगा। तो 510, 5/18 उलट जाएगा तो 18/5 और 60 में 45 घटेगा तो 15। इसके बाद 510 गुणे 18/15 गुणे 5 को हल करेंगे तो 122.4 सेकंड, अर्थात ट्रेन बी को ट्रेन ए के बीचों बीच में बैठे व्यक्ति को पार करने में 122.4 सेकंड का समय लगेगा। और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वह डी होगा। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बाइक भी एक निश्चित गति पर उसी दूरी को तय करती है। उसी दूरी को तय करने के लिए कार और बाइक द्वारा लिए गए समय के बीच का अनुपात 2:3 है। बाइक द्वारा उसी दूरी को तय करने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगी अगर बाइक की मौजूदा गति में 20% की वृद्धि हो जाती है? चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं दो स्थान हैं ए और बी, जिसके बीच दूरी 240 किलोमीटर है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए से स्थान बी की ओर जाती है और एक बाइक एक निश्चित गति से स्थान ए से स्थान बी तक 240 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए स्थान बी पर पहुंचती है। अब एक कंसेप्ट, जब दूरी स्थिर हो, इसका अर्थ है कि जितनी दूरी कार तय करेगी उतनी ही दूरी बाइक तय करेगी, तभी यह कंसेप्ट काम करेगा। तो जब दूरी स्थिर हो तो कार और बाइक की गति अर्थात स्पीड के बीच अनुपात उनके समय के बीच अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कार और बाइक के द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लिए गए समय के बीच अनुपात 2:3 है। तो दूरी स्थिर है 240 किलोमीटर, तो इनकी गति के बीच में अनुपात समय के बीच अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात हम 2:3 को उलट देंगे तो 3:2 कार और बाइक की गति के बीच अनुपात को दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि कार की गति और बाइक की गति के बीच में अनुपात 3:2 होगा। और ये गति के बीच में अनुपात हमें कैसे मिला? तो कार और बाइक के समय के बीच में जो अनुपात था उसको हमने उलट दिया, तो 2:3 को उलट दिया तो 3:2। तो हम कह सकते हैं कि जब कार की गति 3x होगी तो बाइक की गति 2x होगी। कार की गति स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, तो 3x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू को 2x में रखकर बाइक की गति को ज्ञात करेंगे। तो कार की गति 3x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बराबर 20। तो बाइक की गति होगा 2x बराबर 2 गुणे 20 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बाइक की मौजूदा गति या स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रश्न कहता है कि मौजूदा गति में 20% की वृद्धि कर दी जाए।
तो बाइक की नई गति होगी 40 का 120% बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बाइक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की नई गति से 240 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? तो हम सब जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे 4, और इस प्रकार हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि नई गति से बाइक 240 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगा। तो नई गति से 240 किलोमीटर की दूरी को तय करने में बाइक को लगा समय बराबर होगा दूरी बटा चाल बराबर 240 बटे 48 बराबर 5 घंटा, और इस प्रकार हमारा आंसर होगा सी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः की गति वाली दो ट्रेनें दिल्ली और आगरा के बीच एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं। अगर दो ट्रेनों के मिलने के समय यह पाया जाता है कि एक ट्रेन ने दूसरे की तुलना में 40 किलोमीटर अधिक यात्रा की थी, तो दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी क्या है? चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। दिल्ली और आगरा, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दिल्ली स्टेशन से एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगरा की ओर चलती है, और आगरा से एक दूसरी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली की ओर चलती है। दोनों ट्रेनें समान समय पर चलती हैं और दिल्ली और आगरा के बीच किसी स्थान पर समान समय पर मिलती हैं। तो हम मान लेते हैं वो स्थान P है। तो दिल्ली और आगरा के बीच P स्थान पर दिल्ली और आगरा वाली ट्रेनें मिलेंगी। दिल्ली वाली ट्रेन की चाल आगरा वाली ट्रेन की चाल की तुलना में कम है, तो दिल्ली और मीटिंग पॉइंट P तक की जो दूरी होगी वह दूरी और आगरा और मीटिंग पॉइंट तक के बीच की दूरी, इन दोनों दूरियों में अंतर होगा। चूंकि दिल्ली वाली ट्रेन की चाल कम है, तो दिल्ली और मीटिंग पॉइंट तक के बीच की दूरी आगरा और मीटिंग पॉइंट तक के बीच की दूरी से 40 किलोमीटर कम होगी, या कह सकते हैं कि दिल्ली और मीटिंग पॉइंट के बीच की दूरी D1 बराबर x किलोमीटर मान लें, तो आगरा और मीटिंग पॉइंट तक के बीच की दूरी x प्लस 40 किलोमीटर होगी। ऐसा प्रश्न कहता है कि जब दोनों ट्रेनें मिलती हैं तो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 40 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो आगरा वाली ट्रेन की चाल अधिक है, तो वह दिल्ली वाली ट्रेन की तुलना में 40 किलोमीटर की दूरी अधिक चलेगी। तो हम मान लेते हैं कि दिल्ली वाली ट्रेन मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में अगर x किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आगरा वाली ट्रेन मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में आगरा से दिल्ली के बीच x प्लस 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रश्न आगे बढ़ता है। दोनों ट्रेनें समान समय पर दिल्ली और आगरा से चलती हैं और समान समय पर मिलती हैं। ये अलग बात है कि दिल्ली वाली ट्रेन कम दूरी तय करती है और आगरा वाली ट्रेन ज़्यादा दूरी तय करती है। तो एक कंसेप्ट आता है कि जब दो ट्रेन अलग अलग दूरी को एक ही समय पर तय करती हों, तो D1 बटे V1 बराबर D2 बटे V2। यहाँ पर D1 दिल्ली वाली ट्रेन की दूरी और V1 दिल्ली वाली ट्रेन की चाल, और D2 आगरा वाली ट्रेन की दूरी और V2 आगरा वाली ट्रेन की चाल होगी। तो D1, V1, D2 और V2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो D1 की जगह x और V1 की जगह 70,
D2 की जगह x प्लस 40 और V2 की जगह 80। इसके बाद इस समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8x बराबर 7x प्लस 280। 8x में 7x घटा देंगे तो x बराबर 280 किलोमीटर। अब दिल्ली और आगरा के बीच दूरी ज्ञात करेंगे। तो दिल्ली और आगरा के बीच दूरी होगा D1 प्लस D2 और D1 बराबर x और D2 बराबर x प्लस 40। तो x की वैल्यू 280 हम लोगों ने ज्ञात किया है। तो x और 40 बराबर 600 किलोमीटर। इस प्रकार दिल्ली और आगरा के बीच दूरी 600 किलोमीटर होगी और हमारा आंसर होगा डी। एक कार बिंदु x को शाम 3 बजे छोड़ती है और बिंदु y पर शाम 5 बजे पहुंचती है। दूसरी कार बिंदु y को दोपहर 3:30 पर छोड़ती है और बिंदु x पर शाम 6 बजे पहुंचती है। वे एक दूसरे को किस समय पार करेंगी? चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। बिंदु x और बिंदु y के बीच दूरी d किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं। बिंदु x से एक कार दोपहर 3 बजे चलती है और ये कार बिंदु y पर शाम को 5 बजे पहुंचती है। तो बिंदु x से चलने वाली कार d किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु y पर पहुंचती है। तो पहली कार को x से y d किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो 3 बजे चलती है और शाम को 5 बजे पहुंचती है। तो d किलोमीटर की दूरी को तय करने में पहली कार को जो समय लगेगा वो 2 घंटे का समय लगेगा। तो पहली कार d किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो पहली कार की चाल, तो हम सब जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो पहली कार की जो चाल होगी वो d/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं कि पहली कार d किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो पहली कार की चाल v1 होगा d/2 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न के अनुसार y बिंदु से एक दूसरी कार दोपहर 3:30 पर x बिंदु की ओर चलती है और यह कार बिंदु x पर शाम को 6 बजे पहुंचती है। तो दूसरी कार को d किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो 2.5 घंटे का समय लगेगा। ये समय कैसे ज्ञात हुआ? तो दोनों के प्रस्थान और पहुंचने के समय का अंतर। तो 6 बजे में 3:30 बजे घटाएंगे तो 2.5 घंटा प्राप्त होगा। यानी दूसरी कार d किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करेगी। तो दूसरी कार की जो चाल होगी वो होगी दूरी बटा समय, यानी d/2.5। तो दशमलव को भिन्न में बदल देंगे तो 25/10 और ये ऊपर चला जाएगा और 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 25। तो 2d/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूसरी कार की चाल 2d/5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो दूसरी कार की चाल होगी 2d/5 किलोमीटर प्रति घंटा।
प्रश्न आगे बढ़ता है। प्रश्न के अनुसार बिंदु x से चलने वाली कार की चाल d/2 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये शाम को 3 बजे बिंदु y की ओर चलती है। बिंदु y से एक दूसरी कार 2d/5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3:30 पर x बिंदु की ओर चलती है। तो हम मान लेते हैं ये दोनों कार x और y के बीच किसी स्थान P पर मिलेंगी। तो दोनों कार किसी स्थान P पर मिलेंगी। तो कंसेप्ट, जब दो कार अलग अलग समय पर चलती हूं, एक 3 बजे दूसरा 3:30 पर, और मिलती एक ही समय पर हो या एक दूसरे को पार करती हूं एक ही समय पर, तो जो कार बाद में चलती है वो कम समय लेगी, मान लेते हैं t घंटा समय लेगी, और जो कार पहले से चल रही है 3 बजे से वो ज़्यादा समय लेगी। कितना ज़्यादा समय लेगी? तो दोनों कार के डिपार्चर टाइम, प्रस्थान समय का अंतर, तो 3 बजे और 3:30 के बीच अंतर कितना होगा? आधा घंटे का अंतर होगा। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी कार को मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में t घंटे का समय लगेगा और पहली कार को मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में t + 1/2 घंटे का समय लगेगा। तो जो कार बाद में चलती है 3:30 बजे, वो t घंटे का समय लेकर मीटिंग पॉइंट पर पहुंचेगी, और जो कार 3 बजे से चल रही है वो ज़्यादा समय लेगी। कितना ज़्यादा समय लेगी? तो दोनों के प्रस्थान समय 3 और 3:30 बजे का अंतर, यानी आधा घंटा ज़्यादा लेकर के मीटिंग पॉइंट पर पहली कार पहुंचेगी। यानी पहली कार को मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में t + 1/2 घंटे का समय लगेगा। हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु x से मीटिंग पॉइंट P के बीच दूरी d1 किलोमीटर और बिंदु y से मीटिंग पॉइंट P के बीच दूरी d2 किलोमीटर है। प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अब डायग्राम को देखने से स्पष्ट होता है कि d1 + d2 = d होगा। हम सब जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो d1 को हम लिख सकते हैं v1 गुणे t1 और d2 को लिख सकते हैं v2 गुणे t2 बराबर कुल दूरी d। तो v1 की जगह हम रख सकते हैं d/2 और t1 की जगह हम रख सकते हैं t + 1/2 प्लस v2 की जगह हम रख सकते हैं 2d/5 और t2 की जगह हम रख सकते हैं t बराबर d। तो इस तरीके से हमें एक नया समीकरण प्राप्त होगा। अब इस समीकरण में हम ध्यान से देखें तो 3 टर्म है और तीनों टर्म में d कॉमन है तो कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1/2 होगा और 1/2 का गुणा इस ब्रैकेट में होगा, तो d को काट देते हैं। तो d को काट देंगे तो 1/2 होगा, तो 1/2 से t में गुणा करेंगे तो t/2 और 1/2 का 1/2 में गुणा करेंगे तो 1/4 और d कट गया तो 2t/5 और d कट गया तो उसकी जगह 1 हो जाएगा। इसके बाद 1/4 का पक्षांतर कर देंगे तो 1 - 1/4
और t/2 प्लस 2t/5। समीकरण को हल करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 5 का एलसीएम 10 ले लेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 2 पचे 10 और 5 से गुणा करेंगे तो 5t। इसी तरह 5 से 10 में भाग लगाएंगे तो 5 दूना 10 और 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4t। और यहां पर 1 में 1/4 घटाएंगे तो 4 इकाई 4 और 4 में से 1 गया तो 3/4। 5t में 4t जोड़ देंगे तो 9t/10 बराबर 3/4। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो t बराबर 3 गुणे 10 बटे 9 गुणे 4 घंटा। अब घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। इसके बाद हल कर लेंगे। 3 त्रिका 9 और 3 से 60 को काटेंगे 20, 4 पचे 20, तो 5 का 10 में गुणा होगा तो 50 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी कार का समय 3:30 बजे से 50 मिनट के बाद दोनों कार एक दूसरे को P बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, पार करेंगी। तो कितना बजेगा? तो 3:30 में हम 50 मिनट जोड़ देंगे। तो शाम को 4:20 पर दोनों कार बिंदु P पर एक दूसरे को पार करेंगी। तो एक दूसरे को पार करने का समय होगा शाम को 3:30 में 50 मिनट जोड़ देंगे तो 4:20। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कार एक दूसरे को शाम को 4:20 पर एक दूसरे को पार करेंगी और इस प्रकार हमारा आंसर होगा सी। एक ट्रेन 2 लोगों अजीत और विजय के पास से गुजरती है, जो ट्रेन की गति की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। ट्रेन उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। एक ट्रेन जिसकी गति v किलोमीटर प्रति घंटा और लंबाई l मीटर मान लेते हैं। यह ट्रेन 2 व्यक्तियों अजीत और विजय को पार करती है। तो पहला व्यक्ति अजीत, इसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और अजीत उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। दूसरा व्यक्ति विजय, इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह भी उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन अजीत और विजय को पार करती है। ट्रेन अजीत को पार करने में जितना समय लेगी उसको क्रॉसिंग टाइम कहेंगे और यह क्रॉसिंग टाइम 9 सेकंड है। और ट्रेन विजय को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो कोई भी ट्रेन किसी वस्तु को पार करने में जितना समय लेती है उसको क्रॉसिंग टाइम कहते हैं और यह क्रॉसिंग टाइम बराबर होता है ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई बटे ट्रेन की चाल और वस्तु की चाल। अगर वस्तु ट्रेन की दिशा में चल रहा होता है तो ये ट्रेन की चाल में घट जाता है और अगर वस्तु ट्रेन के विपरीत दिशा में चल रहा होता है तो वस्तु की चाल ट्रेन की चाल में जुड़ जाती है। अभी हमारे केस में अजीत और विजय
ये दोनों ट्रेन की दिशा में ही चल रहे हैं, इसलिए दोनों की चाल को ट्रेन की चाल में घटा देंगे। तो सबसे पहले हम अजीत को कंसिडर करते हैं। तो अजीत का क्रॉसिंग टाइम 9 सेकंड बराबर ट्रेन की लंबाई को एल मीटर माना है, बटे ट्रेन की चाल माइनस अजीत की चाल। तो समय सेकंड में है, लंबाई मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम इसे 5/18 से गुणा कर देंगे तो यह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। इसके बाद ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई एल बराबर होगा, तिरछा गुणा कर देंगे तो 9 गुणे v-2 गुणे 5/18, और इस तरीके से हमें एक समीकरण प्राप्त होगा जिसे हम समीकरण 1 कहेंगे। इसी प्रकार हम विजय को कंसिडर करेंगे। विजय का क्रॉसिंग टाइम 10 सेकंड बराबर ट्रेन की लंबाई। यहां ध्यान देना होगा कि व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही है तो वस्तु की जो लंबाई होगी वो 0 होती है, यानी हम अजीत के केस में भी वस्तु की लंबाई को 0 मानेंगे और विजय के केस में भी वस्तु की लंबाई को 0 मानेंगे, क्योंकि वस्तु यहाँ पर इंसान है और इंसान की लंबाई 0 होती है। तो विजय का क्रॉसिंग टाइम 10 सेकंड बराबर ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल माइनस विजय की चाल। क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय सेकंड और लंबाई मीटर में है, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो चाल मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। इसके बाद तिरछा गुणा करेंगे तो ट्रेन की लंबाई बराबर 10 गुणे v-4 गुणे 5/18। इस तरह हमें समीकरण 2 प्राप्त होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखते हैं तो इसका LHS यानी ट्रेन की लंबाई सेम है, तो इसका अर्थ है कि दोनों समीकरण का RHS भी आपस में इक्वल होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 का RHS और समीकरण 2 का RHS। अब हम ध्यान से देखें तो 5/18 दोनों में है तो ये कट जाएगा और 9 का गुणा इस ब्रैकेट में और 10 का गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे। तो 9 का गुणा जब इस ब्रैकेट में करेंगे तो 9v माइनस 9 दूनी 18 बराबर 10 का गुणा करेंगे तो 10v माइनस 40। इसके बाद 9v का पक्षांतर करेंगे तो 10v में 9v घटेगा तो v, और -40 जब लेफ्ट में आएगा तो 40 माइनस 18 बराबर 22। तो इस प्रकार ट्रेन की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होगी। लेकिन हमें ट्रेन की चाल नहीं निकालनी है, हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो हम ट्रेन की चाल v को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखकर या समीकरण 2 में रखकर हम ट्रेन की लंबाई को मीटर में ज्ञात करेंगे। तो हम समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं। अब समीकरण 1 में हम लोग v के स्थान पर 22 को रख देंगे, तो 9 गुणे 22 माइनस 2 गुणे 5/18। तो ट्रेन की लंबाई L बराबर 9, 22 में से 2 गया 20 गुणे 5/18, 9 दूनी 18 और 2 से 20 को काटेंगे 10 बार और 5 गुणे 10 50 मीटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रेन की जो लंबाई होगी वह 50 मीटर होगी
और आंसर होगा बी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर की क्लास की अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Many thanks for watching this video. Must watch the next video of Ashutosh sir's class. Ashutosh sir's class prays for your bright future. Thanks a lot.